अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है न्यूमोकोनियोसिस। क्योंकि ये टॉपिक आपको मिलेगा सीएम कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी, आप देखेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर भी न्यूमोकोनियोसिस है। सो इसे कहते क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसे कहते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक, यानी ये ट्यूमर्स नहीं होते, ये नॉन न्यूप्लास्टिक लंग रिएक्शन है। तो ये क्यों होता है? इसकी काज भी इसकी डेफिनेशन के अंदर ही है, बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ मिनरल डस्ट। तो मिनरल डस्ट की जो उनसे जाहिर बात है, ऐसे पेशेंट जो कि इन जगहों के ऊपर काम करते हैं जहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको हो सकता है। जिनके अंदर अगर तो कोई पेशेंट है जैसे कि कोल डस्ट, जो हार्ड कोल माइनिंग को डील करता है, तो उसको हो सकती है एंथ्राकोसिस। हम इनकी हिस्टोलॉजी, आपने पेशेंट को कैसे अप्रोच करना है, पेपर के अंदर कैसे लिखना है, तमाम चीज़ों को डील करेंगे इसी के अंदर। तो यहाँ पे जो सिलिका कहाँ पे होता है? जो सीमेंट है जो कि आपके घरों के अंदर लगा हुआ है, ये तमाम सिलिका ही तो है। सो ऐसे लोग जो कि रेगुलरली इनको बिल्डिंग्स को अबोलिश करने में, उनको डिमोलिश करने में, नीचे गिराने के अंदर या फिर इस काम के अंदर लगे होते हैं, उनको काफ़ी अरसे बाद सिलिकोसिस हो सकती है। इसके अलावा जो एस्बेस्टोस से डील करते हैं उनको एस्बेस्टोसिस। सो इसके अलावा दूसरे भी हैं जैसे कि आयरन डाइऑक्साइड से जो डील करते हैं, तो उनको साइड्रोसिस हो सकती है। ये भी हम बाद में देख लेंगे। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इनहेलेशन ऑफ मिनरल डस्ट दैट कैन कॉज, इट इज़ अ नॉन न्यूप्लास्टिक लंग रिएक्शन आर डिजीजेज दैट introduced by either inorganic, organic or vapors, chemical fumes, these type of particles. So this is the definition of pneumoconiosis, जो कि आपको पेपर के अंदर लिखनी भी होगी। It is a non-neoplastic lung reaction caused by inhalation of minerals, dust particles or diseases that are इंड्यूस्ड बाय इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और फ्यूम। ऑर्गेनिक के अंदर क्या आ सकता है? डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि हे फीवर है, इसके अलावा बैसिनोसिस, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक के अंदर आती हैं। खैर इनको बाद में देखेंगे, आज हमने देखना है एंथ्राकोसिस एंड सिलिकोसिस। अब हम देखते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, यानी न्यूमोकोनियोसिस किस किस वजह से हो सकता है। सो पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, जब भी आपको एक चीज़, चंद बहुत ही अहम चीज़ें हैं कि कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा फिब्रोसिस और लंग को डैमेज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये है आपका ट्रेकिया, ये दो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हुआ, उसके बाद ये आपका आ गया लंग्स। तो आपको पता है ये बाद में फिर जाता है, छोटे छोटे डिवाइड होता रहता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, छोटी चीज़ों के अंदर। सो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, वो सबसे डीप पेनिट्रेशन कर सकता है। सो वो चीज़ें जो कि काफ़ी डीप तक जा सकती हैं, वो ज़्यादा नुकसान करती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो ये साइज, सो स्मॉल साइज काज मोर डैमेज टू लंग्स एज कम्पेयर टू लार्ज साइज। सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो भी ज़्यादा डैमेज करेंगे। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि क्या करते हैं कि तंबाकूनोशी करते हैं, उनके अंदर जो से ये सिलरी मसद होते हैं ना, जो कि जैसे कोई आपको खांसी आती है तो वो आपकी जो स्पूटम होता है उसको बाहर फेंकते हैं बलगम को, वो म्यूकोसिलरी फंक्शन काम करना बंद कर देता है। तो जब ये काम करना बंद करता है तो एक बहुत ही अहम चीज़ होती है कि जो से पार्टिकल अंदर जाते हैं वो फिर बाहर नहीं आ पाते, वो रिटेन करते हैं लंग के अंदर और वो काज करते हैं डिजीज़। फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास एक लंग की एल्विलाई का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा मैक्रोफेज, ये आया डस्ट पार्टिकल हमारे पास एक, फ़र्ज़ करें कार्बन ही आ गया। तो मैक्रोफेज ने इसको इनगल्फ करना है और क्या करना है, रिलीज़ करने हैं साइटोकाइंस, जिनके अंदर इंटरल्यूकिन 1, इसके अलावा 8, तमाम चीज़ें। तो ये क्या करेंगे, ये तो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लंग के अंदर एक तो होगी हमारी तोड़ फोड़ इंजरी, दूसरा ये कुछ और फैक्टर्स भी रिलीज़ करते हैं, और वो जैसे कि जो फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर्स, जिनके अंदर टिश्यू निक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा,
प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं उनको लेके आते हैं, इनसे होगी हमारी फिब्रोसिस। सो ये इसकी पैथोजन से सिंपल सी। अब हम देखते हैं कि आगे पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट है ये क्या कहते हैं कि एंथ्राकोसिस का पेशेंट है या फिर सिलिकोसिस का पेशेंट है, एस्बेस्टोसिस का, इनकी हिस्टोलॉजी, इनकी तमाम चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्राकोसिस, तो सबसे इसको आप कहते हैं कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। एक तो सिंपली एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट को है लेकिन सिम्टम कोई नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक जो भी है। दूसरी है जिसके अंदर आ जाता है कि सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। अब कैसे आपको पता चलेगा कि इसको हम सिंपल कहेंगे? फ़र्ज़ करें आप एमओ है तो आपने आगे रेफ़र करना है पेशेंट को, तो आपको किन चीज़ों को देखते हुए आप कहेंगे कि नहीं जी ये सिंपल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस का पेशेंट है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे कि ये लंग है ना, ये है आपका ट्रेकिया ब्रोंकाई, ये लंग है, इसके लोब होते हैं अपर लोब, मिडल लोब, तमाम चीज़ें। तो जोन सा आपका पेशेंट होगा ना, क्या कहते हैं कि एंथ्राकोसिस का, इसके अंदर बनते हैं मैक्यूल्स। और दूसरा एक और चीज़ बनती है, अगर इसका मैक्यूल का साइज़ हो, फ़र्ज़ करें कि 1 से 2 मिलीमीटर, तो इसे हम कहते हैं कि ये मैक्यूल है, तो इसे कहते हैं कोल मैक्यूल। अगर ये जो नोड्यूल बना है अपर लोब के अंदर, अगर इसका साइज 1-2 मिलीमीटर से ज़्यादा, इसे हम कहते हैं कोल नोड्यूल। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोल मैक्यूल और कोल नोड्यूल के अंदर क्या डिफरेंस है, जैसे ही आती है ना हमारे पास मैक्रोफेज खाते हैं, एक फ़र्ज़ करें इसके अंदर कोल के अंदर कार्बन होती है, कार्बन डस्ट को इन्होंने इनगल्फ कर लिया, तो अगर ये बाद में प्रोलिफरेशन का एरिया जो कि लंग के ऊपर ये दिखाएंगे, अगर उसके अंदर सिर्फ मैक्रोफेजेज हैं जिनके अंदर ये कोल डस्ट है, तो इसे हम कहेंगे मैक्यूल है। यानी मैक्यूल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेजेज होते हैं, यानी 4-5-10 मैक्रोफेजेज इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक नोड्यूल सा बना दिया, वो इसका साइज़ 1 से 2 मिलीमीटर था, तो इसे हमने कह दिया जी ये मैक्यूल है। लेकिन अगर इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और साथ से कोलेजन फाइबर्स की डिपोजिशन भी हुई पड़ी है, तो इसे हम कह देंगे कोल नोड्यूल। सो जो सिंपल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस है उनके अंदर कोल मैक्यूल और कोल नोड्यूल पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोल मैक्यूल कोल नोड्यूल किसका फीचर है, तो ये फीचर है सिंपल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस का। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, जिसको एक और नाम भी देते हैं, जिसके बाद पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, जब उसको डिस्निया स्टार्ट होता है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस। जब ये मैसिव फिब्रोसिस हो जाती है तो फिर पेशेंट भागता है कि अब सांस नहीं आ रहा, तमाम चीज़ें नहीं आ रही। सो इसकी 3 टाइप्स हैं। ये तो चीज़ें हमने देख ली कि एक आपने बात याद रखनी है कि इसके नोड्यूल्स कहाँ बनते हैं, ज़्यादातर अपर लोब के ऊपर, और अगर नीचे बनते भी हैं ना तो मिडल या लोअर लोब के अपर पार्ट के ऊपर। आगे हम देखेंगे सिलिकोसिस के अंदर भी अपर लोब ऑफ लंग ही इफेक्टेड होता है, जबकि एस्बेस्टोसिस के अंदर लोअर। सो ये भी एक बहुत अहम है कि अगर आपको सिनेरियो के अंदर पूछे कि अपर लोब के ऊपर है, तो आपके ख्याल में आना चाहिए या एंथ्राकोसिस हो सकता है या फिर सिलिकोसिस। सो अब इसकी हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास पता लगी। अब हमें देखना है कि हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, ये तो बहुत ही अहम काम तो रहता है अभी हमारा, तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो फ़र्ज़ क्या करें, ये है हमारे पास पिक्चर एंथ्राकोसिस की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास डार्क जोन सा एक रीजन है जहाँ पे फिब्रोसिस हुई पड़ी है, नेक्रोसिस हुई पड़ी है, और पिगमेंट की डिपोजिशन भी है, और ये जो नॉर्मल पेरेन्काइम है उसके ऊपर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है अपर लोब ऑफ लंग के ऊपर। सो ये है एंथ्राकोसिस की एक पिक्चर, लंग एंथ्राकोसिस के पेशेंट की, डार्क पिगमेंट डिपोजिशन, तमाम चीज़ें। और हिस्टोलॉजी के अंदर भी ये मैसिव फिब्रोसिस, नेक्रोसिस, इसके अलावा इर्द गिर्द ये डार्कली स्टेन्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्रोफेजेस।
सो लीजन कंसिस्ट ऑफ डेंस कोलेजन डिपोजिशन एंड पिगमेंट। ये चीज़ें हैं जो कि एंथ्राकोसिस को डिटरमाइन करती हैं। तो अक्सर आपने चंद एमसीक्यू पॉइंट के लिए याद रखना है कि सबसे पहले जो कार्बन आती है ना डस्ट पार्टिकल, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, आगे एल्वियोलाई है, सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट होती है। तो जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछेंगे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के साथ यहाँ से मैक्रोफेज खाते हैं, बाद में ये इंटरस्टिशियम के ऊपर भी जाती है, नोड्यूल्स के ऊपर भी, तमाम चीज़ें, और कभी कभी कम्प्लेक्स करती है और ये डायलेटेड एल्वियोलाई बन जाती है। इसे कहते हैं सेंट्रीलोबुलर एम्फेसिमा। सो अगर आपसे पेपर में पूछे कि जोन सा एंथ्राकोसिस है इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी आती है, तो सेंट्रीलोबुलर लोब्यूल लोबुलर एम्फेसिमा। कौन सा एम्फेसिमा? सेंट्रीलोबुलर एम्फेसिमा। तो इसकी हिस्टोलॉजी, इसके अलावा इसके अंदर और कोल मैक्यूल, कोल नोड्यूल, कॉम्प्लिकेटिव और प्रोग्रेसिव मैसिव नेक्रोसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा नोड्यूल्स होती हैं, डिफ्यूज। इनके अंदर जो साइज़ होता है इसके 1 to 2 मिलीमीटर है ना, अगर सिंगल भी है तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है नोड्यूल का साइज़। फिर आप कहेंगे कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के अंदर साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी होता है और इसके अंदर डेंस फिब्रोसिस होती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अब बहुत ही अहम बात है कि जो पेशेंट को है वो सिलिका का एक्सपोजर कितनी देर है। फ़र्ज़ करें कि वो एक पेशेंट है, वो 1 मंथ या 1 साल के पहले आ गया, तो वैसे ही उसने अपनी बायोप्सी कराई, बहुत ही अमीर आदमी था, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर उसकी एल्वियोलाई है ना, फ़र्ज़ करें ये उसका एल्वियोलाई है, तो इसके अंदर लिपोपोलीसेकेराइड की डिपोजिशन हो सकती है मैसिव। यह है एक्यूट लंग इंजरी के अंदर इस तरह से हो सकता है कि एक्यूट सिलिकोसिस कहते हैं, जिसके अंदर एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर लिपोपोलीसेकेराइड की डिपोजिशन हो जाती है। जबकि जो सा पेशेंट है जो कि मैसिव काफ़ी सालों बाद सिलिका खा के, सीमेंट से काम करके, सिलिका इंडस्ट्री, सैंड, बस्टिंग, तमाम चीज़ें, तो फिर आता है, तो फिर इसकी हिस्टोलॉजी क्या होगी, इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, माइक्रोस्कोपी क्या होगी, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक नोड्यूल सा बनता है छोटा सा, और ये भी अपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर अपर लोब ऑफ लंग के ऊपर ही बनते हैं, बाद में मिलके बहुत बड़ा प्लेक्यू बना देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर कोलेजन की डिपोजिशन हुई होती है, फिब्रोसिस हुई पड़ी होती है। सो इसके अलावा इसे कहते हैं हार्ड कोलेजिनस स्कार, यानी ग्रॉस पेरेंट्स के अंदर आपको पूछे तो पेपर के अंदर आपने लिखा है ग्रॉस माइक्रोस्कोपी, ये रेडियोलॉजी अभी मैं बताता हूँ, हार्ड कोलेजिनस स्कार। ठीक है, ये बन गया। तो दूसरा ये है कि इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसके सेंटर के अंदर ना एक गोल गोल वुल्ड शेप कोलेजिनस मटीरियल होता है, इर्द गिर्द उसके जो से मैक्रोफेज जिन्होंने सिलिका को पकड़ा हुआ होता है 60, ये तमाम चीज़ें इसके इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं। सो इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो कि आप पेपर के अंदर लिख के आएंगे, इनको याद कर लें। सिंपल आपने ऐसे लिख के आना है, जो माइक्रोस्कोपी है वो सेंट्रल एरियाज ऑफ, क्योंकि नंबर आपको टू द पॉइंट लिखने के ऊपर ही मिलेंगे, वुल कोलेजन, और जो पेरिफेरी है जिसके अंदर मैक्रोफेजेस ने जो डस्ट है उसको निगला हुआ है, इनगल्फ किए हुए हैं, वो पेरिफेरल जोन के ऊपर पाए जाते हैं। एंड पेरिफेरल जोन ऑफ डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस। सो ये इसकी होगी माइक्रोस्कोपी। सो जो कि दूसरों की माइक्रोस्कोपी से डिफरेंट होगी और हिस्टोलॉजी से। सो इसकी ग्रॉस अपीयरेंस के अंदर हार्ड कोलेजिनस स्कार मोस्टली प्रेजेंट ऑन दी अपर लोब। अब जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं जो इसके अंदर नोड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर एग शेल क्लासिफिकेशन क्या होगी, एग शेल कैल्सिफिकेशन, ये एक बहुत ही अहम फीचर है
यानी फ़र्ज़ करें कि ये जो लंग था, इसके अंदर जो हाइलर लिम्फ नोड्स थे, इनको जब हमने देखा ना रेडियोग्राफी के अंदर, तो हमें क्या नज़र आएगा, उसके इर्द गिर्द कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से एग शेल, इसलिए कहते हैं उसकी पेरिफेरी के अंदर कैल्शियम डिपोजिट हुआ होता है अच्छा खासा, और ये रेडियोग्राफ के अंदर इस तरह से नज़र आता है, एग शेल कैल्सिफिकेशन। दो चीज़ें, एक होता है पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी, इसके ज़रिए से भी सिलिकोसिस को वो क्या कहते हैं कि डायग्नोस करते हैं। जो पोलराइज्ड लाइट को ये गिराते हैं, अंदर जो से होते हैं ना सिलिका डस्ट, वो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को दो डायरेक्शन के अंदर। तो जो वीकली सिलिका, अगर सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो वीकली रिफ्लेक्टिव है, यानी जो दो रेज हैं इनके दरमियान थोड़ा डिस्टेंस मेल करती हैं, इसे कहते हैं हम वीकली बाइफ्रिंजेंट। तो जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स की बेस पे वो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये सिलिकॉन के क्रिस्टल्स हैं किसी और चीज़ के हैं। सो अभी तक हमने देखा सिलिकोसिस, उसकी ग्रॉस रेडियोस्कोपी, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने क्या लिखना है, सेंट्रल एरियाज ऑफ वुल्ड कोलेजन एंड पेरिफेरल जोन ऑफ डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस। और इससे पीछे हमने देखे हैं एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस के अंदर 3 टाइप्स, एंड कोल मैक्यूल, कोल नोड्यूल, जो कि सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनिया उस चीज़ का, जब कॉम्प्लिकेटेड के अंदर साइज़ कितना होता है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस जब होती है तो फिर पेशेंट भाग के आपके पास आता है डिस्निया और इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। और इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर यही होता है कि इसके अंदर डेंस कोलेजन और पिगमेंट डिपोजिट हुए पड़े होते हैं। सो होपली बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एस्बेस्टोसिस और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।